गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे हैं और मे बी कि आपको वीडियो भी अच्छे से नज़र आ रहा होगा। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन, है ना? प्रेपोजिशन क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन के पहले हम लगाते हैं इनको, और जो कि दूसरे सेंटेंस के साथ उसका हमें संबंध बताता है, वही तो है प्रेपोजिशन। ज़्यादा टफ भी नहीं है ना? और एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रेपोजिशन का प्रयोग है वो नाउन और प्रोनाउन के पहले किया जाता है, ये मैंने पहले बताया आपको। और ये 4 प्रकार के होते हैं। आप बुक में देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है कि ये 4 प्रकार के होते हैं। और एक स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं और बोल दूँ कि जितना लिखा हुआ है मैं इम्पॉर्टेंट आपको पढ़ाऊँगी। बाकी जो मैं पढ़ाऊँ उसे आप प्लीज़ पॉज़ कर लें या फिर कुछ भी करके उसको आप लिख लें कहीं एक जगह कि यही इम्पॉर्टेंट इसको लिखना है। और आप ये जो प्रीपोजिशन का चैप्टर है ये आपका, आप समझ लीजिए कि सेकंड से स्टार्ट हो जाएगा आपका, और जब तक आप पढ़ाई करेंगे, यानी कि 12th के बाद कंपटीशन में आप आ जाएंगे, कंपटीशन तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये आप समझ लीजिएगा। इतना ये मतलब इम्पोर्टेंट रखता है अपनी, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है ना? तो इसको मतलब इग्नोर करने का मतलब है कि कम से कम नहीं तो 10 मार्क्स अपने गंवा देना ऐसे ही। सही से अगर मतलब पता चल जाए तो सब कुछ हमारा काम आसान हो जाए, है ना? तो चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैंने कुछ नाउन इसके बारे में, प्रेपोजिशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। सेकेंडरी प्रेपोजिशन हमारे 4 प्रकार के होते हैं, है ना? सिंपल होता है, एक कंपाउंड होता है, एक फ्रेजल होता है, एक पार्टिसिपल होता है। ओके, आपको दिखाई दे रहा होगा। सिंपल में क्या होता है, इसमें सामान्यतः काम में आने वाले शब्दों को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। और सिंपल जब हम 6, 7, 8, 9, 10th या 12th में होते हैं तो हम केवल इन्हीं वर्ड्स को, यही वर्ड्स हमें मिलते हैं फिल करने के लिए ज़्यादातर। बिटवीन भी मिल जाता है, अमंग भी मिल जाता है, इसमें सिंस फॉर भी मिलते हैं जो कि इसमें नहीं लिखे हुए हैं। इसके अलावा और भी प्रेपोजिशन है जो हमें मिल जाते हैं लिखने के लिए, जैसे बिलो हो गया, अप डाउन, ये सब। तो ये सिंपल वाले हैं क्या, फ्रॉम, ऑफ, और ये ओ डबल एफ, ऑफ, टू, अप, विथ, थ्रो, सॉरी दो, डाउन, बाय, एट, इन, एक्सेट्रा। ठीक, एक्सेट्रा का मतलब होता है और, मतलब और भी। इसके बाद हमारा आता है कंपाउंड प्रेपोजिशन। कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होता है, ये कुछ मतलब इतना टफ नहीं होता है, ये भी इजी होता है। ये कहता है कि ए या बी, ई या अन्य प्रीपोजिशन के साथ मिलकर ये बनते हैं कंपाउंड। ये ए या ए बी से मिल करके बनाए जाते हैं कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब ही होता है बेटा जोड़ना, है ना? कंपाउंड का मतलब होता है जोड़ना। तो ये जोड़ करके बनाए गए होते हैं। और एक बात ये ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से ये सिंपल वाले इम्पॉर्टेंट है ना, वैसे ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमें बिटवीन लगाना पड़ता है, बिलो लगाना पड़ता है, इसके अलावा हमें बियॉन्ड भी लगाना पड़ता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्रेजल प्रेपोजिशन। इसका है दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर बनने वाले प्रेपोजिशन को फ्रेजल प्रेपोजिशन कहते हैं। ठीक है, फ्रेजल मीन्स दो या दो से शब्दों को जोड़ करके, जैसे कि along with, है ना? ये बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है। along with आप अक्सर यूज करते हैं बिकॉज ऑफ। जब आप इंग्लिश में बात करते हैं तो कोई काम क्यों नहीं हुआ तो आप बताते हैं बिकॉज ऑफ आई एम लेट, बिकॉज ऑफ आई एम नॉट प्रेजेंट देयर, इस तरह की बातें आप करते हैं। अकॉर्डिंग टू, याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा होगा आपको ये सब। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड हमेशा अपने साथ ऑफ लेता है। इसके बाद ओइंग टू, इन स्पाइट ऑफ,
इन स्पाइट ऑफ, इसके बजाय, है ना? जैसे कि कुछ खरीदने जाओ तो अब मान लो कि आप और आपकी कोई सिस्टर या फिर आपका ब्रदर कुछ खरीदने गए और मान लीजिए पेन ये खरीदने गए, तो आपके भाई ने कहा इसकी जगह कुछ और खरीद लो, तो इंग्लिश में क्या बोल देंगे? इन स्पाइट ऑफ, है ना? इसकी जगह कुछ और खरीद लो। सो वही है, इन प्लेस ऑफ, विथ रिगार्ड टू, विथ रिगार्ड टू ये एक वर्ड है। इन कोर्स ऑफ, इन कोर्स ऑफ, इन एडिशन, इन एडिशन टू एक्सेट्रा मीन्स और भी है। नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। पार्टिसिपल प्रेपोजिशन क्या होता है? आपको ये बहुत रेयरली देखने को मिलेंगे ये शब्द। पेंडिंग, रिगार्डिंग, टचिंग, कंसाइडरिंग, है ना? कंसाइडरिंग, एक्सेट्रा भी लिखा हुआ है, तो ये आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस। कम क्यों देखने को मिलते हैं हमको ये? क्योंकि ये हमारे बड़े एग्जाम्स के लिए होते हैं। छोटे एग्जाम्स में हमारा केवल सिंपल और कंपाउंड से काम बन जाता है, इवन उसमें फ्रेजल प्रीपोजिशन भी नहीं आता है। लाइक अगर मैं आपको बताऊं तो एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है, एसएससी मान लीजिए एसएससी 3 एग्ज़ाम लेती ही है। एमटीएस का लेती है, इसके अलावा वो एक 10+2 का होता है उसका, उसके बाद सीजीएल का लेती है वो। तो जैसे कि पहला उसका एमटीएस का होता है, उसमें वो आपसे सिंपल प्रेपोजिशन पूछेगी, लेकिन जो आपका 10+2 होता है, क्या बोलते हैं 10+2 को, क्या बोलते हैं? क्लर्क लेवल। 10+2 क्लर्क लेवल का जो होता है, उसमें आपसे सिंपल और कंपाउंड दोनों से ही वो मतलब पूछ सकता है या पूछेगा। फिक्स ये वर्ड होते हैं हमारे। इसके अलावा ये जो हमारा थर्ड है, अब ये थर्ड एग्ज़ाम एसएससी के बाद थोड़े से हायर एग्ज़ाम हमारे आते हैं, जैसे कि हमारा सीडीएस आता है, एफकेट आता है, सीएपीएफ आता है। इसके अलावा हम आईएएस का देने जाते हैं या पीसीएस का देने जाते हैं, जो इंग्लिश उसमें आती है, सीसेट में इंग्लिश आती है जो, उसमें आपसे इन ये फ्रेजल प्रेपोजिशन से पूछा जाता है और ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन से पूछा जाता है। ये दोनों थोड़े टफ होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होते। आपने अभी पढ़ाई है कि अलॉन्ग विद, बिकॉज ऑफ, अकॉर्डिंग टू, इंस्टेड ऑफ, है ना, इन इंस्पायर्ड ऑफ, इन प्लेस ऑफ, तो ये बहुत मतलब टफ भी नहीं होते हैं। इनके लिए क्या किया जाता है, एक पैराग्राफ बनाया जाता है और पैराग्राफ में जगह 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 छोड़ दी जाती है, बिल्कुल एक क्लोज टेस्ट की तरह, और वहाँ पर हमको फिल करना होता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं हमको, बिल्कुल क्लोज टेस्ट की तरह। अब वहाँ पर फिल करना होता है और आप यकीन नहीं करेंगे, वो ऑप्शन चारों के चारों जब आप पढ़ेंगे और सेंटेंस में सेट करने की कोशिश करेंगे, मैं 3 और 4 की बात कर रही हूँ, तो वो सब आपको सही लगेंगे। मीन्स वो ऐसे करीबी करीबी शब्द देते हैं और उसमें क्या होता है, आपको डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा वर्ड इसमें से चूज करना है, और वो भी सही वर्ड, गलत नहीं, है ना। और इस हिसाब से पेपर को वो सेट करते हैं और हम फिर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और जब घर आते हैं मैच करते हैं। ठीक अगर कर दिया है तो ठीक है, और अगर ठीक नहीं किया है तो फिर गलत हो गया, मार्क्स भी कटते हैं, है ना। माइनस मार्किंग भी चलती है बहुत ज़्यादा। इसके बाद अब चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट हैं हमारे, सम इम्पॉर्टेंट प्रेपोजिशन, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। और एक बात और, जितना मैं पढ़ाऊँ केवल आप उतना ही पढ़ें, ठीक है। लेकिन अगर आपको सीडीएस का एग्ज़ाम देना हो, जो भी आपका डिफेंस का एग्ज़ाम हो, वो भी ऑफिसर लेवल का एग्ज़ाम हो, तो उसमें आपको ये काम नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये काम उसमें आपको नहीं आएगा। आपको उसके लिए अलग से 4th नंबर और 3rd नंबर को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मे बी मैं 3rd नंबर तक आपको पढ़ाऊँ, 4th नंबर अगर हो पाएगा तो मैं पढ़ा दूंगी, ठीक। और एक समझ की भी बात होती है ना। और
जैसा भी है, जो एक एक्सपीरियंस भी होता है, जो पहले से इस फील्ड में होते हैं वो बेटर पढ़ा सकते हैं, है ना? तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट है जहाँ से हम शुरुआत करें अपनी, है ना? बोलते हैं ना श्री गणेश करना, तो वो हम कर लेते हैं अपना। सम इम्पॉर्टेंट प्रेपोजिशन, पहला है इन ऑब्लिक इनटू। इन का प्रयोग स्थिर का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। स्थिर का भाव मतलब क्या है? इन मतलब हिंदी में इसका मतलब होता है में, है ना? इनका प्रयोग में होता है। तो ग्लास में चाय है, तो ये स्थिर भाव है ना, चाय ग्लास में ही है, ये भाव बिल्कुल स्थिर है, चाय कहीं नहीं गई, उसी में है। नेक्स्ट है हमारा इनटू। इनटू मतलब होता है के अंदर। इनटू का प्रयोग गति के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। गति का भाव क्या होता है? गतिशील है। इसका मतलब कि जैसे कि कोई वस्तु है जो किसी चीज के अंदर है लेकिन वो गतिशील है, ठीक है? जैसे अगर इसका एक एग्जाम्पल हम देखने की कोशिश करेंगे तो एग्जाम्पल लिखा हुआ है शी इज रीडिंग इन हर रूम। वो गतिशील है, अपने रूम में पढ़ रही है, ठीक है? इसके बाद है राम जम्प्ड इनटू द वेल। राम जंप कर गया किसमें? वेल में, कुएं में। तो इनटू में, अब वेल स्थिर था लेकिन ये स्थिर नहीं था, इसलिए ये स्थिरता के भाव को दिखा रहा है, वेल के स्थिरता के भाव को दिखा रहा है। नेक्स्ट है हमारा बिटवीन और अमंग। बेसिकली मैं आपको बताऊं, बिटवीन का जो यूज होता है वो केवल दो लोगों के लिए होता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड, बस दो लोग हैं आप, अब जो भी चीज होगी आप दोनों बांट बांट के ले लेंगे आपस में। और एक अमंग होता है। अमंग का मतलब बहुत सारे लोगों से होता है, बहुत सारी, अधिक वस्तु, अधिक व्यक्ति, इनसे होता है हमारा मतलब। मान लीजिए एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं और टीचर बहुत खुश हैं, उस दिन टॉफ़ी लेकर आई हैं, है ना? उनको बांटना है, तो वो बोलेंगी क्लास मॉनिटर से उठो और बच्चों में टॉफ़ी बांट दो। तो मैम क्या कहेंगी? अमंग डिस्ट्रीब्यूट द कैंडीज अमंग द स्टूडेंट्स। अमंग मतलब इन सब में आप ये टॉफ़ी या जो कैंडी है इसको आप बांट दीजिए, सब में। अमंग का मतलब बहुत सारे लोग। और बिटवीन में बिल्कुल आपके फ्रेंड के एग्जाम्पल से आप याद रखिए कि दो लोग हो और जो भी चीज़ है दोनों आपस में बांट लोगे, ठीक है? एग्जाम्पल में देख लेते हैं। द मैंगोज वर डिवाइडेड बिटवीन माई टू सन्स। अब देखो ये क्या कह रहा है कि दो बच्चे हैं एक व्यक्ति के और उन्होंने हाँ, मैंगोज, आमों को दो लोगों में बांटा। बिटवीन मतलब दो लोगों में। अब यहाँ पर वही चीज आ गया, द मैंगोज वर डिवाइडेड अमंग माई 4 डॉटर्स। अब ये 4 लोगों में बटा, ठीक है? अब 4 का मतलब आप ये मत समझिएगा कि वहां 2 था तो यहाँ 4 हो गया, नहीं, बिटवीन केवल 2 के लिए आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और जो अमंग है, अमंग वर्ड है, ये बहुत सारे लोगों के लिए आएगा। अब 2 से अगर तीसरा भी व्यक्ति बढ़ता है ना तो वहाँ अमंग ही आएगा, ठीक है? तीसरा व्यक्ति बढ़ जाए, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, अब कितने भी इन्फिनिटिव बढ़ जाए, अब सब में वो अमंग ही आएगा, ठीक है? एक पॉइंट और देखते हैं हम, यहाँ पे लिखा है यदि बिटवीन के बाद दो नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है उसे एंड के द्वारा जोड़ा जाता है, और या तो प्रेपोजिशन के द्वारा उनको नहीं जोड़ा जाता। जैसे कि प्लीज गो टू स्कूल बिटवीन 7 PM एंड 8 PM, है ना? इसका मतलब आपको समझ में आया? ये कह रहा है कि अगर दो नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है उसे एंड के द्वारा जोड़ा जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एंड के द्वारा जोड़ा जा रहा है, बिटवीन के द्वारा नहीं। ये है दो ही,
दो हैं हमारे नाउन, लेकिन इनको जोड़ा गया है किससे? एंड से, प्रेपोजिशन से नहीं जोड़ा गया है इसको। एक और आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा वर्ड है डेथ और डिसग्रेस, ये दो हमारे नाउन हैं। इन दोनों को बिटवीन से नहीं जोड़ा गया है, इन दोनों को एंड से जोड़ा गया है। समझ पा रहे हैं बेटा आप? अगर समझ पा रहे हैं तो कमेंट में आप यस या डन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक रूल और बचता है बिटवीन से रिलेटेड। यदि बिटवीन के बाद शब्द एंड के द्वारा जोड़ा जाता है, यानी कि बिटवीन के बाद शब्द को एंड के द्वारा जोड़ा जाता है और नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, उस अवस्था में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। मतलब यदि बिटवीन के बाद एंड के द्वारा जोड़ा जाता है, कोई भी चीज अगर इसमें बिटवीन के बाद एंड से जोड़ी जा रही है, ये एंड से जोड़ी जा रही है, ही और आई को एंड से जोड़ा जा रहा है, तो उस अवस्था में क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस मीन्स जैसे कि ये इट का यूज किया गया है हमारे पास, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम सिंस ऑब्लिक फ्रॉम। सिंस बेसिकली टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है और सिंस का यूज उस कंडीशन में भी करते हैं जब हमें एक पर्टिकुलर टाइम बताना हो। जैसे कि मैंने सुबह 9 बजे से लेके 9 बजे से लेके 10 बजे तक साइंस की क्लास ली, है ना, ये फिक्स टाइम है हमारा। तो यहाँ पे क्या होगा? सिंस का यूज होगा। एक सिंस होता है और एक फॉर भी होता है। टेंस में आपने पढ़ा होगा, परफेक्ट टेंस में पढ़ाया जाता है ये। इसके अलावा है फ्रॉम। अब देखते हैं, दोनों शब्दों का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम, समय बताने के लिए दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। परंतु सिंस और फ्रॉम के प्रयोग में अंतर है। अंतर क्या है? सिंस का प्रयोग परफेक्ट टेंस में किया जाता है, ठीक है, जबकि फ्रॉम का प्रयोग परफेक्ट टेंस में नहीं किया जाता है। अब ये आपके लिए एक टिप पॉइंट है। टिप पॉइंट मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ आप टिक लगाएं और इस बात को हाईलाइट करें कि सिंस का प्रयोग परफेक्ट टेंस में किया जाता है, लेकिन फ्रॉम का प्रयोग परफेक्ट टेंस में नहीं किया जाता है, परंतु अन्य टेंस में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है। ये मेरा पेन तो इस पे चलेगा नहीं, सो आपको ही अपनी नोटबुक में जब आप लिखें तो इसको हाईलाइट कर लें, इस पॉइंट को। एग्जाम्पल, शी विल गो टू कॉलेज फ्रॉम नेक्स्ट फ्राइडे। विल हमारा फ्यूचर टेंस होता है ना, जिसमें विल लगा हो तो फ्यूचर है। सो इसमें इन्होंने फ्रॉम का प्रयोग किया हुआ है, क्योंकि हमारे रूल के अकॉर्डिंग फ्रॉम का यूज़ हम परफेक्ट को छोड़ के सबके साथ कर सकते हैं। अब सिंस की बारी है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 3 o'clock। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? हैज़ बीन यानी कि परफेक्ट टेंस आ गया, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ गया आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने सिंस का यूज़ किया। एग्जाम्पल आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि पहले भी आपने इसको पढ़ा हुआ है। आगे देखते हैं, इन और एट का यूज। दोनों शब्दों का प्रयोग वाक्य में स्थान का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। भाव समझ पा रहे हैं, परंतु एट और इन के प्रयोग में अंतर होता है। इन का प्रयोग बड़े शहरों के लिए किया जाता है, जबकि एट का प्रयोग छोटे शहरों के पहले किया जाता है। ये आपको याद होगा, इन और एट ये सबसे पहले हमको घर में ही सिखा दिया जाता है कि जब अपना एड्रेस बताओ, तो मान लीजिए ये वीडियो कानपुर से शूट हो रहा है, तो और मैं यहाँ पर कैंट में हूँ, तो अगर मुझे एड्रेस बताना होगा तो मैं क्या बताऊँगी कि मैं
आई लिव एट कैंट इन कानपुर, है ना। जो छोटा है उसके साथ एट का यूज करेंगे और जो बड़ा है उसके साथ हम इन का यूज करेंगे। ये बचपन में ही सिखा दिया जाता है हमको, जब एड्रेस बताया जाता है कि हम कहीं खो जाएं, है ना, तो किसी को कैसे एड्रेस अपना बताएंगे, तो इस तरह से घरों में सिखाया जाता था, आज भी सिखाया जाता है बच्चों को। सो आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही लिव्स इन दिल्ली। दिल्ली एक बड़ी क्या हमारे देश की कैपिटल ही है, तो इसके आगे इन लगेगा। अब नेक्स्ट है हमारा, ही लिव्स एट सुल्तानपुर विलेज। सुल्तानपुर हमारा कोई बड़ी जगह नहीं है, सुल्तानपुर एक डिस्ट्रिक्ट है। सुल्तानपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, तो अब डिस्ट्रिक्ट बड़ा होता है या फिर हमारा ये कैपिटल बड़ा होता है, आप खुद सोचिए, तो आपको आंसर मिल गया होगा, है ना। तो सुल्तानपुर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है जिस वजह से इसके आगे एट का यूज किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के पहले इन का प्रयोग किया जाता है और नाइट, मिडनाइट के पहले एट का प्रयोग किया जाता है। ये टिप पॉइंट है, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। जब आप इस वीडियो को पॉज करके लिखेंगे, अपनी फेयर नोटबुक बनाएंगे, तो वहाँ पे इस पॉइंट को बिल्कुल से मेंशन कीजिएगा और हाईलाइट कीजिएगा कि मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन आफ्टरनून का हम यूज़ करते हैं, बट इन नाइट और इन मिडनाइट नहीं होता है, एट नाइट, एट मिडनाइट होता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इस पे आप बिल्कुल हाईलाइट कीजिए। ही विल गेट बैक इन द मॉर्निंग। देखिए मॉर्निंग था इसलिए यहाँ पे इन आया। नेक्स्ट है हमारा, ही विल गो टू दिल्ली एट नाइट। अब यहाँ पर हमारा नाइट था इसलिए यहाँ पर एट आया। ठीक है, एक और रूल है, किसी स्थानीय कार्य और व्यवसाय का भाव व्यक्त करने के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, व्यवसाय का भाव व्यक्त करने के लिए, जैसे कि कोई स्कूल है, हॉस्पिटल है और एग्जाम्पल में बैंक आपका दिया हुआ है, तो ऐसे व्यवसाय का भाव व्यक्त करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। आई फ्लिप द पेज। अगर कुछ शोर वगैरह आपको सुनाई दे रहा है तो उसके लिए सो सॉरी। आई थिंक मैनेज हो गया है, आपको दिख भी रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा, ही इज़ अ गवर्नमेंट जॉब, है ना। अब यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट जॉब। अभी हमने रूल पढ़ा ना पीछे कि कोई ऐसी संस्था है, कोई ऐसा व्यवसाय है जिसके बारे में हमें बताना है, तो उसके पहले हम इनका यूज़ करेंगे। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। ओके, अभी तक ब्लर आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किसी मूल्य का भाव व्यक्त करने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। मूल्य का भाव का मतलब, जैसे आप मार्केट जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो वहाँ जो मूल्य होता है उसके पहले हम एट का यूज़ करते हैं। एट एक प्रीपोजिशन है, उसका ऐड करते हैं, इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या है, व्हीट इज बीइंग सोल्ड एट, ध्यान दीजिएगा, सोल्ड एट ₹15 पर केजी। बात समझ में आई आपको? व्हीट को कितने में सोल्ड किया गया है? 15 पर केजी रुपीज़ में, और इसके पहले लगा है एट। समझ गए? यानी कि मार्केट से आप कुछ भी लेने जाएं और उसका जो भी भाव है उसके आगे क्या लगेगा? एट लगेगा। नेक्स्ट है हमारा इन या फिर विद इन। किसी कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अभी आपने इनका एक और प्रयोग देखा था कि नहीं देखा था? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका प्रीपोजिशन एक बार क्लियर हो गया तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कहाँ पे इस इन की बात हो रही है और कहाँ पे उस दूसरे वाले इन की बात हो रही है। ठीक है,
लिखा है किसी कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। किसी कार्य को निर्धारित समय से पहले पूरा करने के लिए विद इन का प्रयोग किया जाता है। ये कई बार आपने सुना होगा कि डू योर वर्क विद इन टाइम। आप अपना काम समय से पहले कर लीजिए, विद इन टाइम, समय रहते कर लीजिए। होता है कि नहीं? ये कई बार आपने स्कूलों में सुना होगा, आपके टीचर्स बोलते हैं। और इनका क्या है कि किसी कार्य को निर्धारित समय पूरा करने के लिए किया जाता है, ठीक है? जैसे कि यू डू योर वर्क इन टाइम, आप अपना काम समय पे कीजिए, और विद इन टाइम समय के रहते कर लीजिए, मतलब जो समय दिया गया है उसके बीच में ही इस काम को पूरा कर लीजिए। दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आप समझ गए हो तो आप ओके लिख के भेजें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट को भेज सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। फॉर, ड्यूरिंग। नेक्स्ट है हमारा फॉर या ड्यूरिंग। दोनों शब्दों का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, परंतु फॉर और ड्यूरिंग के प्रयोग में अंतर है, ठीक है? दोनों शब्दों का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय के लिए किया जाता है, लेकिन दोनों शब्दों के बीच में अंतर है वो, ठीक है? अंतर क्या है? फॉर का प्रयोग अवधि और ड्यूरिंग के दौरान बताने के अर्थ में किया जाता है। इसका मतलब ये है कि फॉर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम कोई ऐसा समय बता रहे हो जो निश्चित ना हो। जैसे कि मैंने 10 मिनट पहले खाना खाया, लेकिन कब खाया पता नहीं। मैंने एक दिन मूवी देखी थी, कब देखी थी पता नहीं। तो उस कंडीशन में हम फॉर का यूज़ करेंगे। और ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, है ना? कि जब मैं 10th में था उस दौरान मेरे साथ ऐसी कोई घटना घट गई, या फिर उस दौरान मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, या मैं उस दौरान पढ़ने में बहुत बुरा था, है ना? और अच्छा और बुरा होना भी गलत बात नहीं है, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर हम अच्छे थे तो अच्छे थे, बुरे थे तो बुरे थे, लेकिन अब अच्छे हो जाएंगे, है ना? सो आगे देख लेते हैं क्या है ये। अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ही विल गो टू शिमला ड्यूरिंग समर वेकेशन। अब समर वेकेशन के दौरान वो कहाँ जाएंगे? शिमला जाएंगे। कब? समर वेकेशन के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब ही होता है दौरान। ही विल गो टू दिल्ली फॉर अ मंथ। वो दिल्ली जाएंगे कब के लिए? एक मंथ के लिए। अब आप बताइए, वो जनवरी वाले मंथ में जाएंगे कि फरवरी वाले में जाएंगे कि मार्च में जाएंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कुछ भी कंफर्म नहीं है। इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज हुआ है और ऊपर वाले में ड्यूरिंग का यूज हुआ है। समझ गए बेटा? नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑफ और ऑफ, दोनों ही ऑफ। एक ऑफ तो बंद करने वाला है डेफिनेटली, ठीक है? और एक ऑफ के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है? ऑफ का प्रयोग संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। कौन सा ऑफ? ओ एफ, सिंगल जो ओ ले रखा है। और ओ डबल ऑफ का प्रयोग दूर हटने के लिए किया जाता है या बंद करने के लिए किया जाता है। आप कहते हैं स्विच ऑफ द लाइट, ऑफ द लाइट, पावर। हाँ, मतलब ये आप बोलते हैं वर्ड, तो ये वही है कि दूर हटने के लिए किया जाता है। पहला क्या है? शी इज़ अ मेंबर ऑफ आर फैमिली। ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो ये क्या है? संबंध स्थापित किया गया है परिवार के सदस्य, यानी कि ऑफ आर फैमिली। और नेक्स्ट है हमारा डबल ऑफ वाला, अब उसको यूज करना है और दूर हटाने के लिए करना है। तो ही इज ऑफ ड्यूटी नाउ। अब उन्होंने अपना जो ड्यूटी है अब वो बंद कर दिए हैं। आपने सुना होगा स्कूल में भी जब छुट्टी होती है तो कभी कभी स्कूल के नोटिफिकेशंस आते हैं तो उसमें लिखा होता है आज स्कूल ऑफ रहेगा। या जब कोचिंग बंद होती है तो टीचर बोलता है कि अब क्लास को ऑफ करते हैं। समझ पा रहे? दूर हटाने के सेंस में। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा बाई एंड इन। प्लीज गिव मी सम वाटर। समवन हियर, कोई है यहाँ?
एक मिनट बेटा, डिस्टरबेंस के लिए सॉरी। सॉरी, कंटिन्यू बोलते बोलते गला एकदम से सूख गया है ना। आप ही तो आप समझ भी सकते हैं कि आधे घंटे हो गए हैं और कंटिन्यू मैं बोलती ही जा रही हूँ। तो हम थे बाई एंड विथ पे। जब किसी काम को सजीव व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो बाई का प्रयोग करते हैं। जब किसी काम को निर्जीव वस्तु के द्वारा किया जाता है तो विथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है हमारे लिए कि ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया है बाई और विथ। हम इसका यूज कभी भी कहीं भी गलत तरीके से कर देते हैं, डेफिनेटली करते हैं, है ना। जैसे कि हम ऐसे ही यूज कर लेते हैं बाई का यूज, आई एम कम बाई प्लेन, जबकि बाई प्लेन होता नहीं है, बाई एयर होता है ना। इस तरह की चीजें होती हैं तो गलत यूज कर लेते हैं हम। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। शी वॉज बीटेन बाई हर क्लास टीचर, वो अपने क्लास टीचर के द्वारा मार खाई, है ना। तो यहाँ पे क्या है, किसी सजीव व्यक्ति के द्वारा काम हो रहा है। क्लास टीचर सजीव ही होता है ना। खैर कुछ बच्चे तो कुछ बच्चे तो टीचर को बिल्कुल ऐसा समझ बैठते हैं कि इन्हें क्या पता, इन्हें तो हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। और लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिस रास्ते पे वो हैं उस रास्ते पे वो भी थे कभी, है ना। तो ज़्यादा गलत भी नहीं सोचना चाहिए। दूसरा है हमारा विथ का। ही वॉज बीटेन विथ अ कैन। ही वॉज, लाइए थोड़ा पानी पी लूं। कम टू द क्लास। कहाँ थे हम? शी वॉज बीटेन बाई हर क्लास टीचर, तो ये हमारा हो गया था। नेक्स्ट है हमारा ही वॉज बीटेन बाई विथ अ कैन। कैन का मतलब चाबुक। चाबुक आपने देखी होगी चाबुक, या फिर बेत, या फिर जानवरों को हाँकने वाला आपने देखा है गांव वगैरह में। आपने डेफिनेटली गौर किया होगा, जानवरों को हाँकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वही चीज है बेत। वो मारा गया, लेकिन किससे पीटा गया? वो बेत से पीटा गया। वो किसी सजीव व्यक्ति से नहीं मार खाया है, वो किसी निर्जीव से मार खाया है। तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि जो विथ है हमारा, विथ है वो हमें निर्जीव के साथ प्रयोग करना है। आगे देख लीजिए, थोड़ा सा और दिया हुआ है। माप, तौल और दर का भाव व्यक्त करने के लिए बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी की माप या फिर किसी का तौल करना है, तौलवाना है कोई चीज, तो उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं? बाई का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, दिस हाउस इज 25 फीट बाई 20 फीट। ये आपने अक्सर देखा होगा और देखा ही होगा डेफिनेटली। अब तो लोग ज़्यादातर घर ही बनवा रहे हैं और इस न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं, तो आपने देखा होगा दोनों के बीच में बाई का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है ही बाइज पेट्रोल बाय द लीटर। उसने पेट्रोल खरीदा बाय द लीटर, लीटर के द्वारा उसने खरीदा। तो ये लीटर वर्ड क्यों आया? ये लीटर वर्ड इसलिए आया क्योंकि भाव को व्यक्त कर रहा है, ये माप तौल के चीज़ों को ये व्यक्त कर रहा है। एक और है तुलना का भाव। यहाँ तक आपको नजर आ रहा है? हाँ, तुलना का भाव व्यक्त करने के लिए बाय का प्रयोग किया जाता है। तुलना मतलब किसी के साथ कंपेयर करना, है ना। या फिर तुलना, कंपेयर ही बेसिकली बोल सकते हैं।
एग्जाम्पल इसका, वी वॉन बाई 3 गोल्स टू 1। हमने 3 गोल क्या किए, जीत लिए। गोल्स टू 1, एक बार में हमने जीत लिए। तो यहाँ पर तुलना की भावना दी जा रही है कि एक बार में हमने 3 जीत लिया, इसलिए यहाँ पर बाई का यूज किया गया है। एक है हमारा अमंग और दूसरा है हमारा अमंगस्ट। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। आपको मैं बता दूं कि ये जो 2 वर्ड है ना, कि ये किसी फिक्स चीज में यूज नहीं किए जाते हैं, ये कई जगह यूज किए जाते हैं। अगर कहीं पर अमंग फिट हो रहा होगा तो वहाँ अमंग लगा देंगे, अमंगस्ट फिट हो रहा होगा तो वहाँ अमंगस्ट लगा देंगे, मतलब कुछ भी फिक्स इसका नहीं होता है। रूल्स देख लेते हैं। दोनों शब्दों का प्रयोग 2 से अधिक के अर्थों में किया जाता है। यदि अमंग या अमंगस्ट के बाद द का प्रयोग किया जाता है, इनके बाद अगर द का प्रयोग किया जाता है तो किसी एक का प्रयोग किया जाएगा, पर उसके बाद वॉवेल आता है तो अमंगस्ट का प्रयोग किया जाएगा। समझ पाए इस बात को आप? ये कह रहा है कि अगर किसी अमंग के बाद, ये एग्जाम्पल पहले आप देखिए, सी डिस्टर्ब, आपको दिखाई दे रहा बेटा? एक मिनट, मैं इरेज कर देती हूँ। एक्चुअली जब मैं प्रिपरेशन करती थी तब मैं पेंसिल का यूज़ ज़्यादातर करती थी और समझने की पूरी कोशिश करती थी। अब तो ज़माने बीत गए वो, अब आपके टाइम है, आपको तैयारी करनी है। तो क्या है कि ये कह रहा है कि अमंग के बाद अगर द का प्रयोग होगा, है ना, किसी का प्रयोग द का प्रयोग होगा, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई वॉवेल आता है, वॉवेल इसके पहले या बाद में, उसके बाद में वॉवेल आता है, अमंग के बाद द का प्रयोग किया गया और अमंग के बाद अगर हमारे किसी वॉवेल्स का, एक मिनट बेटा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मैं पढ़ लूँ इसको क्या है। चलिए देखिए, समझ गई मैं। सी डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स अमंग द पुअर। ये कह रहे हैं कि अमंग के बाद अगर द आता है, ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमंग के पहले अगर कोई हमारा वॉवेल आता है तो वहाँ पर हो जाएगा अमंगस्ट। तो कोई वॉवेल तो ये है नहीं, ये हमारा कॉन्सोनेंट है। अगर ये हमारा कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, तो ये हमारा, ये अब बताइए आप कि अमंगस्ट होगा या अमंग होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे अमंग का यूज़ करेंगे, अमंगस्ट का यूज़ हम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। एगो एंड बिफोर। अगो का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है और बिफोर का प्रयोग घटनाओं, कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे सी कम 4 days अगो। अगो का मतलब पास्ट टेंस में पहले के लिए किया जाता है और बिफोर का प्रयोग घटनाओं और कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे कि शी कम 4 days अगो, वो आएगी कब? 4 दिन के बाद, है ना, पास्ट में चला गया, वो 4 दिन के बाद आएगी। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन, उसके पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई। तो ये जो बिफोर है, ये क्या कह रहा है कि किसी भी, कोई भी घटना है जो कार्यरत है, अभी चल रही है, यानी कि ट्रेन आने वाली थी और आई और चली भी गई, लेकिन वो लेट पहुंचा। बिफोर ही रीच द स्टेशन, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई। एक हमारा और है, उसे आप देख लें। कुछ 2-3 और रह गए हैं जिन्हें मैं आज की क्लास में पढ़ाऊंगी, ये एक पार्ट में हो नहीं पाएगा,
इसको कम से कम हमें 2 या 3 पार्ट बनाने पड़ेंगे, मे बी 3 पार्ट शायद बनेंगे इनके, लेकिन अभी आप छोटे हैं इसलिए मैं आपके लिए इतना ही रखूँगी। यूज़ ऑफ टू, ठीक है। टू, इसका प्रयोग दिशा, स्थान, समय और तुलना का बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे कि ही इज गोइंग टू कॉलेज, है ना। समय, स्थान, दिशा, तीनों याद रखिए। समय, स्थान, दिशा। स्थान क्या है इसमें? कॉलेज। इसको दिखाने के लिए टू का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है बेटा। शी वर्क्स फ्रॉम 8 AM टू 11 AM। वो काम कब से कर रहा है? 8 बजे से लेके 11 बजे तक काम कर रहा है। आई बात समझ में? और एक चीज और, आपने एक एग्जाम्पल देखा था, एक हमने अमंग का एग्जाम्पल देखा था या बिटवीन का एक एग्जाम्पल था हमारे पास, जिसमें 7 PM एंड 8 PM था। तो उसमें क्या था कि हमें दोनों के बीच में टू का प्रयोग नहीं, एंड का प्रयोग करना था। क्यों? क्योंकि सेंटेंस पे डिपेंड करता है। कह रहा था वो कि प्लीज गो टू द स्कूल बिटवीन 7 PM एंड 8 PM। वो स्कूल जाता है 7 से 8 के बीच में, और ये कह रहा है कि शी वर्क्स फ्रॉम 8 AM टू 11 AM। वो काम करता है 8 बजे से लेके 11 बजे तक, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या था वो क्या था। और इंग्लिश तो बेटा ऐसी है कि अगर रिवीजन ना की गई तो बड़े से बड़े लोग धराशायी हो जाते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इतने सारे हमारे एक्सेप्शंस होते हैं जिसकी लिमिट नहीं है। जब आप इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो लगेगा कि वाव कितनी अच्छी है ना। और पढ़ेंगे आप, फिर अचानक से आ जाएगा ये क्या, रूल से भटक गए हम, रूल कुछ और था और काम कुछ और हो रहा है यहाँ पे। तो वही एक्सेप्शन है हमारा, अपवाद है हमारा। जैसे कि आप केमिस्ट्री में देखते होंगे, है ना। अक्सर आपने केमिस्ट्री में देखा होगा कि ये हम पारा हमारा लिक्विड में है, सॉरी प्लाज्मा में है, तो इसको किसी कैटेगरी में हमने जगह नहीं दी। इसके अलावा हमारे इस तरह से कई इस सारे हैं, जैसे कि जब हम अपना पीरियोडिक टेबल में देखते हैं 24 नंबर पे जो हमारा कॉपर आता है, और कुछ 29 नंबर पे हमारा एक एलिमेंट और है समथिंग आते हैं। तो ये दोनों एक्सेप्शंस हैं, ये उसको मानते ही नहीं है। जो हम आप बाहु के नियम से इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, ये उसको मानते ही नहीं है, बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं, है ना। तो इसी तरह इंग्लिश में भी है। तो अब देख लेते हैं आगे, बातें तो हो ही गई। एक्रॉस, इसका प्रयोग उस पार का बोध कराने के लिए किया जाता है। एक्रॉस का सीधा सीधा मतलब ही आ रहा है पार करना। आ रहा है कि नहीं आ रहा? राम लीव्स जस्ट अक्रॉस द स्कूल। राम बस पहुंचने वाला है रोड पार करके, जस्ट अक्रॉस द स्कूल, स्कूल पार करके पहुंचने वाला है। नेक्स्ट है हमारा अबव एंड ओवर। दोनों शब्दों का अर्थ ऊंचा होता है। अबव का मतलब भी ऊंचा, ओवर का मतलब भी ऊंचा होता है, ठीक है। द काइट इज हाउरिंग अबव अस, फ्लैग्स वर वेविंग ओवर आवर हेड। समझ में आई बात? अब दोनों का अर्थ एक ही है तो कहीं भी यूज कीजिए, अबव यूज कीजिए और ओवर यूज कीजिए। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर। इसका प्रयोग के कुछ मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे। इसके प्रयोग के बाद, ठीक बाद में, और दोहरावट का बोध कराने के लिए आफ्टर का प्रयोग किया जाए। आप छोड़िए इस लाइन को, सीधा समझिए कि आफ्टर का प्रयोग हम करते हैं बाद के लिए, ठीक है। बस इसमें अजीब सा लिखा हुआ है, ही वेंट आउट आफ्टर लंच। वो बाहर कब जाएगा? लंच के बाद। ही विल गो टू द स्कूल द डे आफ्टर टुमारो। वो स्कूल
कल जाएगा, ठीक है? और 1 दिन के बाद कल जाएगा स्कूल। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और इतने ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप इतने ही बेटा तैयार कर लें, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने आधी गंगा जी पार कर ली है। और जो आधी रह गई है, कहाँ प्रयोग नहीं किया जाता है, वो मैं एक अलग से क्लास में पढ़ा दूँगी आपको। ओमिटेड है ना? प्रीपोज़िशन ओमिटेड मतलब कहाँ नहीं यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एलिप्सिस इन प्रेपोजिशंस ये भी मैं आपको बता दूँगी। सब इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एनवीएस वाले बच्चों को तो ख़ास करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आज जितना पढ़ाया है, इतना आपके लिए पर्याप्त है। अगर आपको इतना आ गया, तो आप यकीन मानिए कि किसी भी एग्ज़ाम में आप फ़ेल नहीं होंगे। और बाकी जो थोड़ा बहुत रह गया है, उसको मैं 1-2 पार्ट में बना कर के आपको अ, समझा दूँगी, पढ़ा दूँगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में यस लिखा कीजिए, ठीक है? और इससे क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है कि नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना? यस लिखा कीजिए और हो सके तो लाइक भी कर दिया कीजिए, क्योंकि पहली बार मैंने स्टार्ट किया है पढ़ाना, तो इतना अच्छा तो नहीं जा रहा होगा, मुझे भी मालूम है। बट जो भी है, स्टार्ट तो कर ही दिया है, तो धीरे-धीरे परफेक्ट बनना ही है। कहा भी जाता है कि मैन मेक्स वी परफेक्ट, जो प्रैक्टिस करता है वही परफेक्ट बनता है, तो वही है ना? अब आपकी क्लास मैं ओवर करती हूँ। गुड बाय एंड गुड लक। हैव अ नाइस डे। एन्जॉय करें अपने लाइफ को।